अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ आपका मेजबान बिलाल खान। आज चेहरे पे जो मुस्कुराहट है ना, उसकी वजह है खूबसूरत सा मौसम। जिस मौसम का इंतजार कर रहे थे वो मौसम आ गया और मौसम बहुत जबरदस्त हो रहा था कि आने का दिल नहीं कर रहा था यहाँ पे, लेकिन पता है आपको फराइज है, जरूरियात भी है हमारी जिंदगी की, और आप लोगों से भी मिलना होता है, बातें करनी होती है, तो सोचा इस अच्छे से मूड को अच्छे से मौसम के साथ आपके साथ शेयर किया जाए। मौसम अच्छा हो रहा है, आपका शिकवा दूर हो गया? मेरा शिकवा दूर हो गया था उसी वक्त, जैसी ठंडी हवाएं चलने लगी ना, मैंने कहा चलो बारिश हो ना हो, गुस्सा भी ठंडा हो गया। हाँ, मैंने कहा वही बारिश हो ना हो, ये मौसम अच्छा हो जाए तो बस यही बहुत है कराची वालों के लिए। अच्छा, ये मौसम बरकरार रहेगा क्योंकि महकमा मौसमियात ने कहा है कि मानसून का जो स्पेल है वो आ चुका है पाकिस्तान में, और नॉर्दर्न एरिया से भी होता हुआ यहाँ पर कराची तक पहुँच गया है। हो ये सकता है कि आज जैसे ड्रिजलिंग हो रही थी, हल्की फुल्की फुहार सी फील हो रही थी, ऐसा लगता है कि आसमान से कुछ बूंदे जो है वो टपकना शुरू हो जाती हैं। अब ये मौसम कब तक चलेगा इसके बारे में भी आपको अपडेट करेंगे, और हो ये सकता है कि इस हफ्ते बारिश एक्सपेक्टेड है, तो जो इंतजामिया है पूरे मुल्क भर की बल्दियाती इंतजामिया, उसको एक्टिव रहने का भी कह दिया गया है। इन तमाम चीजों के साथ साथ जब अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं तो एक अच्छी बात अफशीन भी करती है कि हल्की फुल्की बारिश होगी, ज्यादा तेज नहीं होगी, और हल्की इंतजामिया का एक्टिव हो ना हो वो मसला नहीं है, बस मॉनसून में एक्टिव रहे इंतजामिया। हल्की फुल्की ख्वाहिश में हल्की फुल्की बारिश तो वो होगी, लेकिन जब अच्छी बातों की बात आती है, अच्छे अच्छे मूड से स्टार्ट किया तो अच्छी बात अफशीन बताती हैं, और अफशीन की जो किताब है उसमें 441 अब आ चुका है इख्तिबास। अफशीन आज क्या करने जा रही है? अब अच्छी बात को सोचा आपने? कुछ चिराग विराग की बात कर रही थी आप। आज अच्छी बात यह है कि अगर तुम दूसरों के लिए एक चिराग चलाओगे, यानी रोशनी चलाओगे या मदद करोगे या कोई भी रास्ता या आसानी पैदा करोगे, तो तुम्हारा रास्ता भी रोशन हो जाएगा। अच्छा, डेफिनेटली ये तो रास्ते में लालटेन लेके तो नहीं खड़े होना ना किसी तो आपने सुना ही होगा कि आप किसी की मदद करेंगे तो कोई दूसरा आपकी मदद करेगा। बिल्कुल, और ये कि सबसे पहले तो अल्लाह ताला मेहरबान होगा क्योंकि आप उसके बंदे की मदद कर रहे हैं, और जो किसी बंदे की मदद में लगा रहता है ना, यकीन करें उसके रास्ते खुद ब खुद आसान होते रहते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, और किस तरह से अल्लाह ताला आपके काम आसान करता रहता है। और अगर आप किसी की मदद करते हैं, किसी को राह दिखाते हैं, किसी का काम आसान करते हैं, तो वो रोशनी, वो खैर, वो नेकी आपकी जिंदगी में भी वापस आएगी। अच्छा, अब ऐसा ही होता है क्योंकि अगर आप किसी को रहनुमाई दिखाते हैं, किसी को रास्ता दिखाते हैं, या फिर उनके अंधेरे में चिराग बन जाता है ना, जैसा अफशीन ने बताया, तो उनका रास्ता जो रोशन हो जाता है, फिर होता ये है कि ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी भी जो है वो एक तरह से रोशन हो जाती है, और साथ साथ हम ये भी देखते हैं जाता है जिंदगी में, अगर रोशन ना भी हो ना तो आपने बड़ी प्यारी बात की, सुकून आ जाता है। वो सुकून होता है, इनर सेटिस्फेक्शन होती है, यू हैव डन समथिंग राइट फॉर द ह्यूमैनिटी। ये चीज जो है ना, ये आपके खुद ब खुद आपको एक सुकून मिलता है कोई भी नेकी करने से। आप देखिएगा लोग जो बल्कि बाहर के ममालिक में भी होते हैं, जो मुसलमान नहीं भी होते हैं, वो भी कोई ना कोई चैरिटी करते रहते हैं ताकि इससे उनको एक रूहानी सेटिस्फैक्शन मिलती रहे। तो नेकी सिर्फ दूसरों के फायदे के लिए नहीं होती, बल्कि ये खुद नेकी करने वाले के लिए भी बाइस खैर बन जाती है और इसकी अपनी ज़ात को बेहतरीन फ़ायदा देती है। तो कोशिश कीजिए कि दूसरों की ज़िंदगी में आप एक चिराग की मानंद हो, जिसकी रोशनी से हर चीज़ रोशन हो जाए। बड़ी ज़बरदस्त आपने जो है वो आज की अच्छी बात बताई है कि आप दूसरों के लिए जो है वो अगर कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर कुछ अच्छा नहीं भी कर सकते हैं, इसमें एक चीज़ और ऐड कर देते हैं, तो एटलीस्ट अपनी सोच को खुराफाती ना रखें, सोच अच्छी रखें, मंजिल आपकी करीब हो जाएगी, रास्ते आपके आसान हो जाएंगे। जब सोच अच्छी होती है तो ऑटोमेटिकली आप किसी की जिंदगी में ना कांटे नहीं बनते, किसी की जिंदगी में रुकावट नहीं बनते, और ये नहीं सोचे कि उसने मेरे साथ ऐसा नहीं किया तो अब मैं भी अपना खैर के सारे दरवाजे बंद कर दूंगा और मैं भी बस उससे ना बिल्कुल कट ऑफ कर लूंगा। आप किसी से कट ऑफ नहीं कीजिए, आप बल्कि उस शख्स के साथ और ज़्यादा मेहरबान हो जाइए कि ठीक है, चलो उसने अपना मेरे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन भले मैं तो अपना काम करता रहूं। आप कैसे कर लेती हैं इतनी अच्छी अच्छी बातें? बस यहाँ पर तो बैठ के करना ही पड़ती है बिलाल। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि यहाँ पर बैठकर करनी पड़ती है। बहरहाल पूरी रात ये बैठकर जो है उस किताब लिखते हैं कि जिल्द नंबर 8 भी जल्दी से शाया होगी। अभी हम 441 सफ़े तक पहुंचे, इसी के 1000 सफ़े और फिर अगली जिल्दें जो हैं उनके भी हजार सफ़े। बहरहाल एक किताब के अंदर अफशीन कुछ सियासी बातें भी लिख रही हैं, ईरान पर भी कुछ लिखना चाहते, तो ईरान से आगाज कर लेते हैं। हमारी टॉप स्टोरी का आगाज हम करेंगे। ईरान के साथ जो मुज़ाकरात हैं उसकी राह हमवार हो गई है। बिल्कुल जो डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल के दरमियान जो मीटिंग थी वो सक्सेसफुल रही। ईरान के साथ जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के मुज़ाकरात आज जेनेवा में होंगे। जेनेवा में मुज़ाकरात के बाद माहिरीन की सतह पर स्ट्रक्चर्ड डायलॉग होंगे और जौहरी मामले पर यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से
मुज़ाकरात करेंगे। बिल्कुल, अल जज़ीरा के मुताबिक इन मुज़ाकरात में जौहरी प्रोग्राम के साथ जंग बंदी पर भी बात होगी। इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास भी आज होगा। OIC का अहम इजलास हफ्ते को इस्तांबुल में होगा, जबकि इजलास में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की शिराकतदारी भी मुतवक्के है। और इजलास से तुर्क सदर खिताब भी करेंगे, तो देखते हैं इजलास में जो तुर्क सदर खिताब करेंगे वो उसमें ईरान की सपोर्ट करेंगे या मीडिएशन का किरदार अदा करेंगे या फिर इसराइल को वार्न करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। बिल्कुल, अमरीकी सदर की भी बात कर लेते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान से मुज़ाकरात का फैसला आइंदा 2 हफ्ते में करेंगे, जबकि तर्जमान व्हाइट हाउस ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वाज़े कर चुके हैं कि ईरान को जौहरी हथियार बनाने नहीं दिया जाएगा। अच्छा, ट्रंप ने जो है वो 2 हफ्ते के लिए इसराइल को लटका दिया, यानी कि ईरान उस पर बमबारी करता रहे, मिसाइल फेंकता रहे, उसमें नुकसान होता रहे। अब अमेरिका ने 2 हफ्ते के लिए इसराइल पर से हाथ हटा लिया है और बात अब जारी है मुज़ाकरात या मीडिएशन पर। देखना यह है कि अब ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं कि नहीं। बात ये इजराइल के अब्बू की तायाब्बू से जो मुलाकात हुई है, तो उसके बाद कोई ना कोई नताइज तो सामने आएंगे। और ईरान को जौहरी हथियार उन्होंने कहा है कि हम बनाने नहीं देंगे। ट्रंप 2 हफ्ते में कोई फैसला करेंगे। अच्छा, 2 हफ्ते में कोई ना कोई फैसला होगा। ये ईरान के पास किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं हो सकते। अमेरिका ने मुज़ाकरात के लिए ईरान को 60 दिन दिए। 61 दिन पर इसराइल ने ईरान पर हमला किया। तर्जमान व्हाइट हाउस ने सदर ट्रंप का बराह रास्त बयान पढ़कर सुनाया और इस बुनियाद पर कि ईरान के साथ मुस्तकबिल करीब में मुज़ाकरात के इम्कानात मौजूद हैं या नहीं, मैं ये फैसला आइंदा 2 हफ्तों के अंदर करूंगा कि आगे बढ़ना है या नहीं। उन्होंने ये भी बताया कि ईरान के साथ राबते जारी हैं। चीन की ईरान जंग में फौजी मुदाखलत का कोई सबूत नहीं मिला है और ये भी उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि चीन इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस। बिल्कुल, देखिए चीन बिल्कुल नहीं चाहता कि खिते में कोई कशीदगी पैदा हो, कोई वॉर हो, लेकिन फिर भी चीन अभी तक के किसी भी जंग का पार्ट नहीं है। लेकिन अगर वही बात कि अगर इसराइल जारियत करता है तो डेफिनेटली फिर ईरान के अलाइज भी बनेंगे और उसके कोई ना कोई ब्लॉक तो बनेगा ना कि जो ईरान को सपोर्ट करे और मुस्लिम उम्मा को सपोर्ट करे। बिल्कुल ऐसा ही है। ईरान ने ऑपरेशन वादा सादिक सोम के तहत इसराइल पर ताज़ा बमबारी कर दी है। फौज के कमांड और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को भी निशाना बना दिया है। बिल्कुल, इसराइल को काफ़ी मार पड़ रही है ईरान की तरफ से। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि इसराइली फौज के यूनिट 8200 को शदीद नुकसान पहुंचा है। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ने जनूबी इसराइल में वाक़े सोरोका अस्पताल को निशाना बनाया है और 130 से ज़ायद अफराद जख्मी हैं और मुतादिद की हालत तशवीशनाक है। अच्छा, ये जो अस्पताल को निशाना बनाया है ना, अब यहाँ पर ये बताइए कि जो गजा में अस्पतालों पर ये इसराइल बमबारी कर रहे थे, तो अब इनको पता चला कि ये किस तरह कैसा फील होता है। हाउ डज इट फील व्हेन योर ओन हॉस्पिटल्स आर ऑन टारगेट। किस तरह से इसराइल को भी अल्लाह ताला ने मकफ़ात अमल से बताया। बिल्कुल, अस्पताल की इमारत खंडर में तब्दील हो गई है। सजील मिसाइलों की गरज से सेहूनी फौज पर भी हैबत तारी हो गई, जबकि इजरायली जो खौफ व हिरास का शिकार हैं ज़ेर ज़मीन शेल्टर में चले गए हैं। ईरानी फौज का ये भी कहना है कि अहदाफ पर हमले जारी रहेंगे। अच्छा, कहाँ तो इसराइल कह रहा था वी आर द राइजिंग लायंस, और कहाँ अब वो ज़मीन के अंदर ज़ेर ज़मीन शेल्टर्स में पनाह लेने पर मजबूर हैं। तो जो राइजिंग लायंस हैं अब वो हाइडिंग डॉग्स में तब्दील होते जा रहे हैं। और ईरानी फौज का कहना है कि अहदाफ पर हमले जारी रहेंगे। सहूनियों पर जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए। ईरानी हमलों में अब तक के 27 इसराइली हलाक और 600 से जायद जख्मी हो चुके हैं। पासदारान इंक़िलाब ने ईरानी सूबे लौरिस्तान में एक और इसराइली ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। जबरदस्त। जबकि ईरान की ऑपरेशन वादा सादिक सोम के तहत इसराइल पर बमबारी जारी है। ईरान ने इजरायली फौज के कमांड और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाने का दावा किया। ईरानी जो हमलों में 65 ईरानी हमलों में जो है वो इसराइलियों के जख्मी होने की भी इत्तला मिली है। जख्मों से कुछ की हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। अच्छा, ईरान ने जो वादा सादिक सोम का नाम दिया है ना, वो वादा वफा कर रहा है। और जब कोई वादा वफा करता है तो फिर वो पीछे नहीं हटता, फिर तो वो मुसलसल अपना वादा ही पूरा करेगा ना। जब आप मतलब इसराइल हमला करके क्या समझ रहा था कि ईरान की तरफ से कोई जवाब नहीं आएगा। अब देखो जवाब आ रहा है और वो अपना वादा भी पूरा कर रहा है। इसराइली मीडिया ने एतराफ़ किया है कि यह हालिया जंग में ईरान का अब तक का सबसे बड़ा हमला है।
बिल्कुल, ईरान के जो ताज़ा मिसाइल हमलों से होने वाली तबाही के बाद इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान को धमकी देते हुए कहा था कि ईरानी मिसाइलों ने शरोका अस्पताल और वस्ती इसराइल में भी शहरी आबादी को निशाना बनाया। इस हमले के अंदर भारी कीमत जो है वो उन्हें चुकाना पड़ेगी। अच्छा, इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए तस्नीम जावेद तजज़ियाकार भी मौजूद हैं, उनसे इस ऑन गोइंग इशू पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तस्नीम जावेद। गालिबन हमारा राब्ता दोबारा राब्ता करने की कोशिश की जाए और तस्नीम जावेद से भी राब्ता करेंगे, तज्जियाकार हैं। अच्छा, ईरान और इसराइल की जंग और फिर दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात ट्रंप से, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं। इन एंड आउट कुछ चीज़ें डिस्कशन का हिस्सा बनी। अब ट्रंप ने 2 हफ्ते का वक्त जो लिया है, इस 2 हफ्ते के अंदर हमने ये देखना है कि आया कोई और बड़ा जो है वो जो इस वक्त मुल्क है वो तो नहीं कहीं इंटरवीन करने की कोशिश करे। तस्नीम जावेद साहब हमें दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, आप सबको गुड मॉर्निंग, आप दोनों को थैंक यू। नसीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और ज़रा मैं जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो इंटरनेशनली पूरी कम्युनिटी की अगर बात की जाए तो ईरान और इजराइल की जो जंग है उसमें हमने देखा कि ट्रंप की कुछ इंटरवीन करने की, कुछ मुदाखलत करने की और कुछ सालिसी का किरदार अदा करने की कोशिशें सामने आई हैं। हाउ डू यू सी दिस ऑन गोइंग वॉर? आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इसकी तज्जिया देने के लिए मदद किया। देखिए, कल की जो डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत, इस पर हमें गहरी नजर रखनी चाहिए। कल डोनाल्ड ट्रंप साहब ये फरमा रहे थे, बिल्कुल 2 रोज से ये फरमा रहे थे कि ईरान को सरेंडर कर देना चाहिए और सारे मामला करने चाहिए। हमने देखा कि आयतुल्लाह खामनेई आए, उनकी चली हुई स्पीच आई, उसमें उन्होंने कहा कि हम किसी भी सूरत अमरीकी जो ऑर्डर्स हैं अपने ऊपर मुसल्लत होने नहीं देंगे, ना जंगी ना पीस के। अच्छा, वेस्टर्न मीडिया को अगर आप बहुत बगौर से उनका जायजा करें तो वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप एक प्रेशर भी है। फॉक्स न्यूज जो है वो बिल्कुल एक वक्त कैंपेन चला रहा है, ठीक है, कि अमेरिका को इसराइल का साथ देना चाहिए, जो कि वो पहले से दे रहा है। पहले ये भी एक बात सबको मालूम होनी चाहिए, कैसे यानी है कि छुपके से या बिहाइंड, मतलब स्टैंडिंग बिहाइंड इट्स बैक। लेकिन क्या वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा, ये इस वक्त इस पर में गोइयां हो रही है, स्पेकुलेशन। तो कल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कहा कि आई मे डू इट और आई मे नॉट डू इट, और लेकिन उसमें उन्होंने 2 हफ्ते का टाइम फ्रेम दे दिया है कि वो फैसला 2 हफ्ते के अंदर करेंगे। तो इसका मतलब दो मतलब निकलते हैं इससे। जी, कल आपने देखा होगा कि ईरान की तरफ से जो रिटेलिएशन आई इसराइल के खिलाफ, वो इस वक्त सबसे बड़ी रिटेलिएशन है। और इसराइल ने जब ये पिछले जुम्मे को जब ईरान पे हमला किया था, तो नेतन्याहू साहब ने फरमा दिया था कि ये जंग 2 या 3 दिन से ज्यादा नहीं चलेगी। आज 1 हफ्ता हो चुका है, तो ईरान को इस पर तो दाद बनती है कि वो 1 हफ्ते तक यहाँ तक पेश के लिए आए। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये जो स्टेटमेंट दिया है कि मैं 2 हफ्ते में फैसला करूंगा, तो क्या इसका मतलब ये हम ले सकते हैं कि ये जंग जो है वो 2 हफ्ते मजीद चल सकती है? वेरी गुड पॉइंट। सही। और जी 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 जी, अच्छा, जो इसराइल है उसने ये दावा किया है, क्योंकि ईरान ने इसराइल के अस्पताल को निशाना बनाया और काफ़ी बड़ा वहाँ पर काफ़ी लोग वहाँ पर जख्मी और हलाक हुए। तो इसराइल ने कहा है कि अब तक का ये ईरान का सबसे बड़ा हमला है। तो अब कैसा लगा होगा इसराइल को जब गाजा में उसने अस्पतालों को निशाना बनाया, और किस तरह से वो शहीद कर रहा है वहाँ के मासूम औरतों और बच्चों को? जी बिल्कुल, मैं इसकी तरफ आता हूँ। जो आपने बहुत एक अहम सवाल किया है, तो उससे पहले मैं ये बात कह दूं कि जो 2 हफ्ते की बात जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने की है, ये एक तरह से डिसेप्टिव प्लॉय भी हो सकता है, यानी कि धोखा देने की बराबर भी हो सकता है। अच्छा। और अभी मैं अल जज़ीरा की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें वहाँ के तज्जियाकार इस पे जो है मतलब कह रहे हैं, स्पेकुलेशन कर रहे हैं, ये 2 हफ्ते से पहले भी ये कोई काम कर सकते हैं। क्योंकि ये आपको याद है कि अमेरिका ने पहले कहा था कि हम ईरान से बातचीत कर रहे हैं, और बातचीत चल रही थी, तब जाके इसराइल ने हमला कर दिया। तो एक गुमान ये है कि अमेरिका शायद गुड कॉप की पॉलिसी अप्लाई कर रहा है, और जो इसराइल जो है वो बैड कॉप की पॉलिसी अप्लाई कर रहा है। तो 2 हफ्ते के अंदर का फैसला कभी भी हो सकता है, और मुझे यही लगता है कि अमेरिका शायद या डोनाल्ड ट्रंप साहब इस जंग में आ जाए, क्योंकि उनकी जो नेचर है वो बहुत इम्पल्सिव है, एराटिक है, मतलब उनका जो जहरी तवाजुन है वो शायद ठीक नहीं है, और अमेरिका में ये बातचीत जा रही है। जहां तक आपने ये सवाल के ईरान ने जो इसराइल के अस्पताल पे हमला किया, देखें
ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटी हम कभी भी जंग को बिल्कुल ग्लोरीफाई भी तो सही नहीं कर बात है, सकते। बिल्कुल। लेकिन बात ये है, लेकिन क्योंकि ये जंग का आगाज क्योंकि खुद इसराइल ने किया है और इसराइल ये ने इसराइल का दावा है, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि हमने अस्पतालों को नहीं, वहां पे जो इंटेलिजेंस नेटवर्क जी, है जी, मोसाद बिल्कुल। के, उसको टारगेट किया है। और ये इसराइल की हमेशा से कोशिश रही है कि इंसानों को ह्यूमन शील्ड के तौर पे वो अच्छा। वहां पे बना के रखते हैं अपने जो इनके सेंसिटिव इंस्टॉलेशन होती हैं। अच्छा, तो ये जी जी बिल्कुल, आप इसको गौर से अगर आप जाके इसको देखिए, इनको इस सारी चीजों को, तो ये है, ये हकीकत है। वहां पे जो लोग हैं, क्योंकि बहुत छोटी सी आबादी है ना, 50 लाख जी, की जी, आबादी है, जी, जी। और मकबूजा फलस्तीन है, वो जाहिर बात है फलस्तीन था, तो उन्होंने अपनी जितनी रिप्लेसमेंट्स की हुई, अपने सेंसिटिव इंस्टॉलेशन की, वो आम आवाम में की हुई है। वो इतने डरपोक लोग हैं कि अगर वहां पे हमला होता है तो वो अच्छा। आवाम के पीछे छुपते हैं और वो बंकर्स के नीचे हाँ, चले जाते हैं। बिल्कुल। तो ये जी, ये सारी बात है इसके। अच्छा, इस वक्त ऑन गोइंग जो सिचुएशन है इसमें अब आप देख रहे हैं कि सालिसिया किरदार करने के लिए कुछ और भी ममालिक कूदेंगे या फिर ये इसी तरह जंग जारी रहेगी अभी कुछ अरसे? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आज की ही खबर है कि ईरान का यूरोप, जो यूरोपियन कंट्रीज है, खासतौर पर यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और एक दो और ममालिक हैं, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अराक्ची साहब, वो इस वक्त जेनेवा में है ऑस्ट्रिया के अंदर, और वो उनसे गुफ्तगू करेंगी भी, और वो भी करना चाहते हैं। देखिए, डिप्लोमेसी होनी भी चाहिए, सिफारतकारी जो है बहुत जरूरी है, और जंगे जो है वो हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट में हमें उनको नहीं देखना चाहिए। सिफारतकारी बहुत जरूरी है अगर जंग बंदी हो, क्योंकि अभी की इतला ये है, मगरब का मीडिया ये कोट कर रहा है कि इस वक्त 700 शहादतें ईरान के अंदर हो चुकी हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ा नंबर है। अच्छा। और क्योंकि ईरान को पूरी दाद मिलनी चाहिए कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो जिस तरह से रिटेलिएट कर रहा है, कि वो देखिए ना कि जब वो मिसाइल्स फेंकते हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स फेंकते हैं, कितने आसपास के मालिक हैं, पहले उनकी जो एयर स्पेसेस है उनको वो इंटरसेप्ट करती है, अगर इंटरसेप्ट नहीं करती मतलब उनके लिए प्रॉब्लम होती है। फिर वो उनको क्रॉस करते हुए इसराइल तक पहुंचते हैं, उसमें भी 4 लेयर्स हैं। फिर जब आयरन डोम को क्रॉस करके जब अटैक उनका पूरा होता है, लेकिन बहरहाल इस सब के बावजूद डिप्लोमेसी बहुत जरूरी है। चीन का भी बयान आ चुका है, रूस ने भी कहा है कि अगर अमेरिका इसके अंदर मुदाखलत करता है तो बहुत संगीन नताइज आ सकते हैं। और फिर इस तरह से अगर यूके फ्रांस के साथ, क्योंकि एमेनुएल मैक्रोन जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी ये बात समझा दी थी अमेरिका को कि अगर आप आयतुल्लाह खामनई को या ईरान को टारगेट करते हैं डायरेक्टली, तो ये खित्ते के लिए, दुनिया के लिए खतरनाक बात है, क्योंकि ये कोई नहीं समझ रहा कि अगर ये जंग बढ़ती है और खाकम बदाहन कोई हाई प्रोफाइल असैसिनेशन के अटेम्प्ट्स होते हैं, मैं फिर से ये जुमला कह रहा हूँ, अटेम्प्ट्स, इससे ज्यादा इसको इलेबोरेट नहीं करूंगा, तो मशरक़ वस्ता के अंदर शदीद लेवल की अपराइजिंग हो सकती है। अच्छा। लोग उठ खड़े हो सकते हैं। और जैसा कि उन्होंने कहा है आयतुल्लाह खामनाई को हम कत्ल कर सकते हैं। जी जी जी, ये तो दोनों ने, नेतन्याहू ने भी खुल के कह दिया है और डोनाल्ड ट्रंप ने भी खुल के कहा। ये देखिए ना कि इस वक्त सिचुएशन ये है कि पहले लोग जो थे मतलब छुपते हुए या कोई मुबहम बात करते थे, अब क्योंकि बदमाशी इतनी बड़ी हो गई है, हमारी बदमाशी इस तरह की हो गई है कि अभी खुलेआम धमकियां दी जा रही है। ठीक है। अच्छा, एक सवाल है, डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट सामने आया था, इवैक्यूएट तेहरान एज सून एज पॉसिबल, तो इस चीज को आप अगर हम एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ये ट्वीट देखें, तो ये क्या डायरेक्टली कुछ थ्रेट करने की कोशिश की? देखें बिलाल, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। देखें, अमेरिका के अंदर, अमेरिका की तारीख है, अमेरिका ने हमेशा बड़ी जंगों में हिस्सा लिया है जी, चाहे वो वियतनाम की जंग हो, इराक की जंग हो, फिर आपके और अफगानिस्तान की जंग। लेकिन किसी भी, देखें, आयतुल्लाह खामनई या तेहरान को ये कहना कि इवैक्यूएट या सरेंडर, ये किसी भी तरह से सदारती जुबान नहीं है। मानते हैं कि पीछे से काम होते हैं, सारे अप्रूवल्स वहां के प्रेसिडेंट्स या जो भी जो आपके हाई ऑफिशियल्स होते हैं, ये हेड ऑफ द स्टेट है। डोनाल्ड ट्रंप साहब, क्योंकि वो इनकी सियासी ट्रेनिंग नहीं है, नंबर एक, वो एक तरह से डेमागॉग पॉपुलिस्ट लीडर है। मतलब ये कि मकबूलियत के लिए आवाम की, बाय द वे कल अमेरिका में सर्वे हुआ है जिसमें 60% लोगों ने इसकी मुखालफत की है कि अमेरिका को ईरान जंग में उसको मुदाखलत करनी चाहिए। बहुत बड़ी बात है, लेकिन क्या वहाँ की हुकूमत अपने लोगों की बात सुनती है? मेरे ख्याल से नहीं। आपके सामने है कि वहाँ पे जो प्रोटेस्ट होते हैं, एहतजाज होते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की शख्सियत के ये पहलू है जिसको आप अंग्रेजी में लफ्ज़ है एडरेटिक, यानी वो थोड़े से जो है, मतलब अपना ज्यादा हार्श वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा, लेकिन वो एबनॉर्मल नजर आते हैं। दूसरा एक तो अनकन्वेंशनल भी हैं थोड़ा, और दूसरा ये कि अभी कोई उनकी तरफ से बहुत मुबहम, बहुत ही ऐसी स्टेटमेंट्स पास करते हैं कि जिसकी वजह से। अच्छा, एक और बात हमें बताइए, इज दिस द सीरियाफिकेशन ऑफ ईरान? क्या ऐसा ही है कि वहां पर भी रजीम चेंज करने जा रहे हैं ये लोग?
देखें, बात ये है कि कोशिशें तो इसी की हैं कि रिजीम चेंज की जाए। देखिए, आपको और मुझे सुनाने के लिए क्या बात की जाती है, क्योंकि ईरान के पास एटमी हथियार आ सकते हैं और ईरान के पास पूरी सलाहियत है उन पर हमला। बाय द वे, ये भी सबको मालूम होना चाहिए कि ईरान जो है वो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सिग्नेटरी है। जी। यानी ये कि उसने ये वादा किया हुआ है कि किसी भी सूरत न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा, किसी आगे के लिए नहीं फैलाएगा। लेकिन इसराइल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सिग्नेटरी नहीं है, नंबर 1। और दूसरी चीज ये है कि बिल्कुल अब तो ये राज नहीं रहा, ये खुल चुका है। रजा शाह पहलवी जो ईरान के फॉर्मर किंग थे या प्रेसिडेंट आप कह सकते हैं, किंग जाहिर बात है बादशाह जब उनकी हुकूमत गिराई, अब उनके बेटे ये पूरा पर तोल रहे हैं कि किसी तरह से वो आ जाए वापस। तो वो कल इसराइल में थे, मुलाकातें भी हो रही हैं। तो ये बिल्कुल एक रिजीम चेंज की कोशिश है। लेकिन मसला ये है कि अगर इसराइल और अमेरिका ईरान में रिजीम चेंज करने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके चांसेस कब हैं, लेकिन चले हम बेसिस ऑन थ्योरी की बात करें, तो उससे सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान को हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क ईरान है। और आप ये देख लीजिए कि अगर ईरान में इसराइल नवाज हुकूमत आके बैठ जाती है तो सबसे ज्यादा मसला जो होगा वो पाकिस्तान। बिल्कुल, हमारी सरहदें मिली हुई हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि 2 हफ्तों का जो टाइम दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, इस दौरान में क्या इसराइल पर से उसने हाथ हटा लिया है? क्या अब ईरान मुस्तकिल वहां पर अपने मिसाइल से हमला करता रहेगा और इसराइल का इसी तरह नुकसान होता रहेगा? तो फिर आगे के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? जी, मैंने जैसे अपने पहले सवाल के जवाब में कहा था कि अमेरिका और इसराइल ये नेचुरल इत्तेहादी हैं, ये कभी भी अपने एक दूसरे से हाथ नहीं हटा सकते। और ये मुझे लगता है कि 2 हफ्ते का टाइम फ्रेम है, इस तरह से ये डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक डिसेप्टिव प्लॉ है, यानी ये कि धोखा देने के मुताबिक एक बात हो सकती है। और ईरान के अंदर अब ये सोच पाई जाती है, वहाँ के लोग या वहाँ के जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं, वो किसी भी सूरत इस धमकी को, मतलब सॉरी, इस 2 हफ्ते में मैं फैसला करूंगा, इसको रिलीफ के तौर पे नहीं लेंगे। और वो अमेरिका जो है किसी भी वक्त हो सकता है इस जंग में मुदाखलत कर जाए। इल्ला ये कि अगर कोई बैरूनी प्रेशर या रूस की तरफ से या चाइना की तरफ से अमेरिका से कहा जाए कि इसमें आप शामिल ना हो, क्योंकि देख लीजिए अगर अमेरिका शामिल होता है तो ईरान भी जवाब देगा कुछ ना कुछ। ईरान अमेरिका को डायरेक्ट जवाब नहीं दे सकता क्योंकि सरहद बहुत दूर है। तो ये जो अड्डे हैं आपके गल्फ रीजन के अंदर, तो वहां पे जो अमेरिकी अड्डे हैं वहां पे हमला हो सकता है। अगर वहां पे हमला हुआ तो क्या मतलब वो इस बात का कि इसमें और मजीद ममालिक की भी शमूलियत हो सकती है। सिचुएशन जो है एस्केलेट हो सकती है। तेल की कीमतें वैसे बढ़ना शुरू हो चुकी है, तो बहुत कुछ स्टेक पर है। ठीक है, चाइनीज स्टेटमेंट भी सामने आया था कि हम किसी किस्म की जो है वो एक इंटरनेशनल वॉर की तरफ नहीं जाने के मूड में है। अच्छा, एक सवाल है कि हमारे फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई ट्रंप से और वो मुलाकात भी काफ़ी तवील रही, उसके बाद भी कुछ चमगोइयाँ हो रही हैं, कयासराइयाँ हो रही हैं। वुड इट बी पॉसिबल कि कोई मुतालबा हो जाए कि बेसिस देने की बात कुछ हो जाए, या माजी के अंदर जो डू मोर की पॉलिसी पे रहे हम नो मोर से, तो उसमें कुछ ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान को बड़ा प्रेशर हो फिर उस पर, या किसी किस्म का कोई मुतालबा कर लिया जाए? जी, ये बिल्कुल बहुत ही एक तरह से सेंसिटिव सवाल है, लेकिन मैं इस पर इतना कमेंट करूंगा कि देखिए अभी तो हमारे पास इंफॉर्मेशन तो नहीं है मौजूद। इससे पहले जो फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब थे, जब वो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब से मिले, उससे पहले वो पाकिस्तानी एम्बेसी में उन्होंने पाकिस्तानियों से खिताब किया और उन्होंने ये कहा कि हम ईरान के साथ खड़े हैं और इसराइल की मजम्मत। जो इत्तला हम तक पहुंची है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो मीटिंग जो फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब से हुई है वो इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट की सिनेरियो में हुई है और उन्होंने आसिफ मुनीर साहब की तारीफ की है। लेकिन ईरान के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप साहब का बयान ये है कि पाकिस्तान की बयान बहुत अहम है, इसको गौर से अगर हम इसको देखें, उसमें वो फरमा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब कि पाकिस्तान इसराइल को भी जानता है और ईरान को भी जानता है। यानी इस बात का ये हो सकता है कि फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब से हम तो इससे स्पेकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो स्टेटमेंट हमारे साथ फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब से डोनाल्ड ट्रंप साहब की अगर मतलब रिक्वेस्ट ये होगी या आप कह दीजिए सजेशन ये होगी कि इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करवाने के लिए कोई अपना किरदार पाकिस्तान मीडिएट करे। हाँ, मीडिएशन की बात हो सकती है, सॉल्यूशन की बात हो सकती है। ये इम्पोर्टेंट चीज। और पाकिस्तान ने हमेशा ईरान का साथ दिया है और बल्कि ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पजेश्कियान ने ईरानियन पार्लियामेंट में तशक्कुर पाकिस्तान का नारा भी लगाया। तो पाकिस्तान सिफारतकारी के जरिए ये चाहता है कि ईरान के वो साथ भी थे और ईरान के वो साथ खड़े हुए भी हैं। इनफैक्ट ये कि IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक जो एनर्जी एजेंसी है, वहां पे जब
पिछले हफ्ते जब वोटिंग हुई थी ईरान के खिलाफ तो पाकिस्तान ने अब्सटेन किया था। तो पाकिस्तान ये चाहता है कि ये मामला डिस्प्यूट हो जाए सिफारतकारी के जरिए, लेकिन क्या पाकिस्तान अपनी ए बेसिस देगा ये अभी बहुत पहले एक मतलब हम इस पर कयास आराई नहीं कर सकते। लेकिन अगर दे भी देता है तो इससे मुल्क के अंदर जो आपके सेक्टेरियन फॉल्ट लाइन्स हैं वो ट्रिगर हो सकती हैं। ठीक है। तो इंशाल्लाह तो पाकिस्तान की जो हुकूमत है और पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कभी भी ऐसा फैसला नहीं करेंगे जब पाकिस्तान के मुफाद के खिलाफ हो। तो हमें पूरी अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तस्नीम जावेद हमारे साथ मौजूद थे और तज्जिया कर रहे थे इस पूरी सूरत हाल के ऊपर कि ईरान और इसराइल की जो जंग है वो इस वक्त कशीदगी इख्तियार कर चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप 2 हफ्ते का वक्त ले चुके हैं फैसला करने लेकिन के इन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया है कि इन 2 हफ्तों को हम ये ना समझें कि वो कोई रिलीफ दिया है, बल्कि अलर्ट रहें, क्योंकि उनकी एक पॉलिसी भी हो सकती है कि जिसके वजह से वो चाह रहे हैं कि डिस्ट्रैक्ट हों। ठीक है, अभी गोइंग ऑन अ ब्रेक। यस, पैनल कंट्रोल रूम जरा समय का वाज़ेह करें। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, हम अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ जाते हैं। आपको बताएं कि मशरिक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल के दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग ने 4 अहम तजावीज़ पेश कर दी। चीनी वज़ारत के मुताबिक सदर शी जिनपिंग ने मशरिक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल को देखते हुए अपनी पेश करदा 4 तजावीज़ में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया है। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि सदर ने फौरी जंगबंदी के मुतालबे के साथ अपनी तजावीज़ में शहरियों का तरजीही तौर पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना, मुज़ाकरात और मुकालमे के आगाज़ को आगे बढ़ाना और बुनियादी रास्ता और बैनुल-अक़वामी बरादरी की अमन के लिए कोशिशों को नागुज़ीर करार दिया। बिल्कुल, इससे कबल रूसी सदर पुतिन और सदर शी जिनपिंग ने उनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई है जिसमें दोनों रहनुमाओं ने ईरान पर इसराइली हमले की सख्त मज़म्मत की और इसे आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। शी जिनपिंग और पुतिन ने ईरान इसराइल जंग के सिफारती हल पर जोर दिया और कहा है कि ईरानी जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक तमाम मसाइल का कोई फौजी हल जो है वो नहीं मुमकिन है। और चीनी सदर शी जिनपिंग ने यह भी कहा कि ईरान के मामले पर रूसी सालिसी के हक में भी हैं। रूसी सालिसी कशीदगी में कमी में मददगार हो सकते हैं, जबकि ईरान इसराइल तनाज़े में मुमकिन अमरीकी मुदाखलत एक और खौफनाक कशीदगी का सबब बन सकती है। बिल्कुल, ईरान ने जैसे कि पहले ही वाज़ेह कर दिया है कि अगर कोई इसराइल का साथ देगा इस तनाज़े में तो हम अपनी जंग को वुसअत देंगे और हम उस मुल्क पर भी हमला करेंगे। तो देखना यह है कि ईरान के पास एयरफोर्स तो नहीं है बिलाल, तो फिर वो किस तरह से अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स और जितने भी इसके मिसाइल्स हैं उससे इतनी बड़ी जंग लड़ सकता है। देखिए, ईरान के पास जो टेक्नोलॉजी है तो वो उसने अब वाजे करना शुरू कर दिया दुनिया भर को, जो ज़ेरे ज़मीन सुरंग इतने बड़े बड़े, और एक पता चल रहा है मिसाइल ऐसा है कि वो बहुत स्पीड से जो है वो सुपरसोनिक, यस, उस स्पीड से जा सकता है और बड़ा जो है वो टन्स के हिसाब से वो जो इनका बारूद होता है या जो इनका एमिनिशन होता है वो कैरी कर सकता है। तो दिस इज वेरी अलार्मिंग कि अगर आपके पास एक चीज़ नहीं है लेकिन आप दूसरी चीज़ में बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग अगर होती है तो वैसे इसके हक में नहीं है, ना मैं ना कोई और, लेकिन अगर होती है और अगर जवाब देने की बारी आती है, कुछ बात करेंगे हम मुल्की सतह पर भी। मुल्की सतह पर बात करते हुए हम बात करेंगे सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की, जिन्होंने नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा किया और उनकी आमद पर पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवेद अशरफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया और चाको चौबंद बहरी दस्ते ने सदर मुमलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सदर मुमलिकत ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान नेवल चीफ ने सदर मुमलिकत को इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी की सूरत हाल से आगाह भी किया। सदर मुमलिकत को पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों, मुआरका हक के दौरान पाक बहरिया की हिकमत अमली और नाकाबिल तस्खीर दिफा से भी मुताल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। सदर आसिफ जरदारी ने मादरे वतन की समंदरी सरहदों के कामयाब दिफा पर पाक बहरिया को मुबारकबाद पेश की। कहा, पूरी कौम को अपनी मुसल्लह फौज पर फख्र है और इनकी पेशा वराना सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद रखती है। सदर ने भारतीय जारियत के मुकाबले में पाक बहरिया के बर वक्त और मौसर रद्द-ए-अमल, गैर मुतज़लज़ल अज़म और दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाने की कोशिशों को सराहा है। और पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवेद अशरफ ने कहा है कि पाक बहरिया अल्लाह के फजल से ख्वाह अमन हो या जंग, मुल्क की समंदरी सरहदों और बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमा वक्त तैयार है। बिल्कुल, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मिशन की
रुकन नाबीना सिफारतकार साइमा सलीम से मुलाकात। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने साइमा सलीम की बैनुल-अक़वामी सिफारतकारी में खिदमत को भी सराहा। That's a very positive gesture by Field Marshal General सैयद आसिम मुनीर। उन्होंने साइमा सलीम के हौसले, इस्तक़लाल और सलाहियतों को मुल्क की नौजवान नस्ल खुसूसन माज़ूर अफराद के लिए एक रोशन मिसाल कायम करने के करार दिया है। और तर्जुमान पाक फौज ने बताया कि साइमा सलीम ने आर्मी चीफ को अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी सफारती जिम्मेदारियों और पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी और अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के मौक़िफ़ और खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए उठाए गए इक़दाम पर भी रोशनी डाली। और ज़बरदस्त ये होना भी चाहिए, ये तारीफ। और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने साइमा सलीम की इन कोशिशों को सराहते हुए कहा है कि वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आलमी सतह पर मौसर अंदाज में उजागर कर रही हैं और उनका काम खित्ते में भारतीय जारियत और दहशतगर्दी के खतरात को दुनिया के सामने लाने में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। बिल्कुल, और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात थी, ये जो सिफारतकार का फरीज़ सर अंजाम दे रही हैं साइमा सलीम साहब और डिफरेंटली एबल हैं। और फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि आसिम मुनीर साहब की मुलाकात मतलब बड़ी करिश्मेटिक सी पर्सनालिटी बनते चले जा रहे हैं। तो एक देखो ना, अपॉइंटमेंट है, पॉजिटिव जेस्चर है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप से मिल रहे हैं, एक तरफ यहाँ पर जो है ओवरसीज पाकिस्तानी से भी मिले हैं, सिफारतकार के साथ वहाँ से भी मिल रहे हैं और इन खातून को भी इन्होंने प्रायोरिटी दी है। तो ये बहुत अच्छा जेस्चर है फील्ड मार्शल की तरफ से। ठीक है, जबकि आगे बढ़ते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की बात कर लेते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में गुर्बत, पसमानदगी और तनाज़ात के आलमी अमन पर असरात से मुतालिक मुबाहिसा हुआ है। जबकि पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिकार ने मौक़िफ़ पेश करते हुए कहा है कि गुर्बत, अदम मसावत और बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूमी तनाज़ात की बुनियादी वजूहात हैं। उन्होंने कहा है कि तरक्की, इंसानी हुकूक और अमन आपस में जुड़े हुए हैं और जब तक इन मसाइल का मुनसिफाना हल तलाश नहीं किया जाता पायदार अमन मुमकिन नहीं है। आसिम इफ्तिखार ने जोर दिया है कि एक मुनसिफाना आलमी मौशी निज़ाम कायम किया जाए, तरक्की पसीर ममालिक के लिए कर्ज़ों में नरमी लाई जाए और मौसमियाती फाइनेंसिंग को यकीनी बनाया जाए और तरक्याती इमदाद में भी इजाफा किया जाए ताकि दुनिया को हकीकी अमन की जानिब से बढ़ाया जा सके। और इसी तरह जो है वो ये बहरहाल बड़ा अच्छा एक मैसेज है, क्योंकि जब आपके पास कहीं ना कहीं अनबैलेंसिंग होता है या चीज़ डिसबैलेंस होती है तो आपको हमें ये नोट करने का मौका मिलता है कि कहीं एक चीज़ कम होगी तो एक चीज़ ज़्यादा होगी, कहीं बेज़ाब्तगी होगी, कहीं जुल्म होगा तो कहीं ना कहीं पर एग्रेशन भी होगा। अभी पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखें तो साल 2025 हमारे ही पास एक एस्ट्रोलॉजर आए थे, उन्होंने कहा था ये जंगों का साल है। हम एक तरफ देखते हैं कि इजराइल गजा और फ़लस्तीन की जंग है, फिर हम यूक्रेन रशिया की जंग भी देखते हैं, फिर हम जो है वो अभी फ़लस्तीन के बाद अब हम ये देखते हैं इजराइल और ईरान की जंग, फिर पाकिस्तान और जो है वो इंडिया की जंग, फिर इसके साथ साथ हम देखते हैं कि आगे भी कुछ कहा गया कुदरती आफात होंगी। तो इस साल वैसे साल 2025 ना, लेट्स सी कि आगे क्या होने जा रहा है। लेकिन हमारे पास ये होने जा रहा है छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। वी आर गोइंग ऑन अ कमर्शियल ब्रेक, विल बी राइट बैक। और जब वापस आएंगे तो एक बड़ा अफसोसनाक टॉपिक, और उस टॉपिक की अगर मैं बात करूं, टॉपिक की आगे ही भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिलाल। और साथ ही उसके लिए कुछ इक़दाम करना कुछ लोग हैं जिनको हम कॉल पे भी लेंगे, दे आर वेरी क्लोज टू मी, लाइक आई हैव बीन इन टच विद देम लाइक पास्ट 9 to 10 years। और मैंने उनको काम करते हुए देखा है, मैंने उनको स्टैब्लिश होते हुए देखा है, मैंने उनको सेल्फ एग्जाम्पल होती है वो होते हुए देखा है, लेकिन मैंने उनको रोते हुए, बिलखते हुए, सिसकते हुए, घिसते हुए, रगड़ते हुए और टूटते हुए भी देखा है। Very sad, क्योंकि किसी का पूरा कारोबार खत्म हो जाए। What are we gonna discuss? हम बात करेंगे एक निजी मॉल के अंदर जो आग लगी थी, उसके जो मुतासिरीन हैं वो इस वक्त किस हाल में हैं, कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, हुकूमत वक्त इस पर क्या एक्शन ले रही है, क्या कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में दिन दहाड़े या फिर रात के टाइम अगर इस तरह के वाकयात होते रहेंगे, मतलब ये तो बहुत सारे मामला रातों को देयर समथिंग फिशी, उस पर बात करेंगे। और रेस्क्यू 1122 जो कि एक इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस है इस सूबे सिंध का, और खास तौर पर सिंध की अगर बात करें, प्रोविंस का फख्र है, उनके भी जवान हमारे साथ मौजूद होंगे। वी गोना आस्क के किस तरह से रेस्क्यू किया जाता है, बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कैसे इवैक्यूएशन होती है, कैसे एग्जिट गेट्स तक पहुंचाया जाता है, अपनी सेफ्टी के साथ साथ मिनिमम डैमेज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। वी गोना डिस्कस एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।